यो व्हाट्सअप। तो भाई इंडियन क्रिकेट ग्राउंड के एपिसोड 9 में स्वागत है। आज थोड़े अलग सेटअप में है कि भाई अहमदाबाद में इनसेन अमाउंट ऑफ गर्मी पर से प्लस ये मैंने पॉलिस्टर का केकेआर की जर्सी पहन ली है। थोड़ा माहौल और टाइट है तो लेकिन आज बहुत सारे टॉपिक है, फालतू की बातों में नहीं पड़ते। आज अपने सारे आईपीएल टीम का बेसिकली क्या कहते हैं यार, रिव्यू टाइप करेंगे ना अपने सारी परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से हम लोगों ने कहीं ना कहीं सारी टीमों की थोड़ी थोड़ी यहाँ वहाँ बात कर ही ली थी। तो बेसिकली 10 के 10 टीम का हम लोग बात करेंगे। टाइम स्टैम्प नीचे है, वहाँ पर जाके आप लोग जाके सारी अपनी फेवरेट टीम का देख लो। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रिसाइज रहें और कुछ अलग बातें करें। एंड उसके बाद आज क्रिक बॉस में भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यूएसए ने बांग्लादेश को हरा दिया है भाई, इनसेन चीज़ हो रही है उधर। फिर ब्रावो नया बॉलिंग मेंटर बन गया अफगानिस्तान का। पुजारा ने एक और सेंचुरी लगा दी भाई, पुजारा का अलग ही मामला है। और माइकल वॉन ने कहा है कि पाकिस्तान के सामने खेलने से बेटर है कि आईपीएल के प्लेऑफ खेले। तो आज बेसिकली बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो भाई सोच समझो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। भाई मेरा बहुत क्लियर नहीं मानना है कि जो ये वीडियो देखता है और सब्सक्राइब नहीं करता है वो गे है। मैं ये चीज़ को एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। क्या बोलता है भाई, मतलब भाई मेहनत लगती है यार। मैं ये सब सेटअप करने से, काम में से आने से। ये बैंगलोर में रहता है। अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले मैसेज किया था, बोल रहा था कि भाई ट्रैफिक में हूं ना, फलाना ढिकलाना। तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा रहेगा। खाली ऐसे मुंह उठा के वीडियो देख के आगे बढ़ गए ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा लॉयल्टी चाहिए भाई। थोड़ा लड़के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना लॉयल्टी। क्या बोलता है भाई, थोड़ा हमारे धीम वर्थ को नहीं समझेगा तो। बट एनीवेज, यहाँ 2 वानाबी क्रिकेट एनालिस्ट भेगा हो गए। मेरा नाम विभोर झा है और हमारे पास है आरसीबी का कट्टर भक्त विवेक सिंह ठाकुर। एंड आज अपने सीधा स्टार्ट करते हैं ब्रो। तो ब्रो पहले तो ये बता, जस्ट एक छोटे से मैं, ये साल का आईपीएल कैसा रहा भाई? पहले कोई भी ओपिनियन दे दे, मैं बता दूं ये सीएसके का फैन है। तो अगर ऐसा बोलते मुझे ठीक लगा, ठाक लगा आईपीएल, तो समझ जाना। और मेरी जर्सी देखे तुमको समझ आई गया होगा मैं किसको सपोर्ट कर रहा था। अब बोल कैसा रहा आईपीएल? इस बार का आईपीएल अच्छा रहा। थोड़ा सा बस सुपर ओवर की कमी रह गई, वरना तो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता आईपीएल। पिछले 2 सीजन से सुपर ओवर नहीं हो पा रही है, तो हाँ यार, एक वो रोमांच उस चीज तक, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी हमें कई सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी इस साल के आईपीएल में कि अनकैप्ड इंडियंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं इस चीज से पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भाई इंडियंस जो अनकैप्ड थे, बहुत सारे नाम हमारे पास आए हैं। हम इजीली एक 11 बना सकते हैं अनकैप्ड 11 की। तो मेरे लिए आईपीएल ऑल इन ऑल अच्छा रहा। मेरे हिसाब से तूने तो भूल ही गया। अगर मैं मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब मैं बता नहीं सकता अपनी खुशी कैसे कंट्रोल करूँ। मैं यहाँ क्लिप डाल दूंगा। बट एनीवेज, तो मेरे को जब तूने पॉजिटिव्स बता दिया, मेरे को एक नेगेटिव मेरे को एक्चुअली में हाईलाइट करना था। अंपायरिंग बहुत बेकार लगी मेरे को इस साल की। मेरे को लगता है स्टैंड आउट थी अंपायरिंग। हर मैच आफ्टर मैच मेरे को लगता है ऐसा कोई मैच नहीं गया होगा जहां अंपायरिंग ब्लंडर्स ना हुए हों। और एक बात हुई थी स्मार्ट रिप्ले की, पता नहीं क्या हुआ उस चीज़ का, मेरे को तो नहीं लगा। बट एनीवेज, अपने एक काम करेंगे ब्रो, वो अपने पॉइंट्स टेबल के हिसाब से टीम वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम मेरे हिसाब से, कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई पहले तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। मेरे को लगता है मेरे अंदर का जो दबाव हुआ है ना, मैं एक रात से सोचे जा रहा हूँ। तो बेसिकली कल रात को आईपीएल का फाइनल हुआ है। आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी, तो मैं थोड़ा वेंट आउट कर देता हूँ भाई। पहले तो एज अ केकेआर फैन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, मेरे को तो बहुत अनबिलीवेबल लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमारे पास एक ही ओपनर पूरा सीजन खेले, मतलब एक पेयर ऑफ ओपनर्स पूरा सीजन खेले, ये तो अनबिलीवेबल था। बट कमिंग टू द न्यूट्रल फैन पॉइंट व्यू, अगर मैं उससे बात करूँ, मुझे लगता है इस साल के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो, मेरे को लगता है जो सबसे अच्छी चीज़ की है ना, वो लोग ने एक आइडिया सोचा। ठीक है, थोड़ा सुनना। एक आइडिया सोचा और उस आइडिया को वो लोग ने टिल दी एंड बैक किया। नो मैटर क्या सिचुएशन थी, क्या ओपोनेंट थे, क्या मतलब बेसिक क्वालिफायर है कि फाइनल्स, वो लोग ने ये सब चीज़ नहीं सोचा। वो लोग ने उस आइडिया को बैक किया। और ये चीज़ कैसे कह रहा हूँ, सबसे पहला मैच हैदराबाद वर्सेस केकेआर का सबसे पहला मैच हैदराबाद के सामने था। वहाँ केकेआर कुछ 3-4 डाउन बहुत फटाफट हो गई थी, कुछ ज़्यादा रन्स बना नहीं पाई थी। वहाँ पर आके रमनदीप ने एक ब्लाइंडर खेला था, कैमियो टाइप खेला था। उसके बाद ऑब्वियसली आंद्रे रसल ने टेक ओवर कर लिया था। तो वो बेसिकली एक टीजर था कि पूरे सीजन हम लोग कैसा खेलेंगे और खेलते का। इस साल में डिफरेंस क्या था, हर साल केकेआर इस टाइप के चीज़ें बताती कि हर साल आते हैं और हर साल ऐसा लगता है कि केकेआर भाई इनसेन अमाउंट ऑफ बैटिंग करती है, बट बॉलिंग वाज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती ऑलमोस्ट हर सीजन चलते, एक आध कोई सीजन बीच में होगा जहाँ चले नहीं होंगे।
बट द मेन डिफरेंस वाज हर्षित राणा एंड वैभव अरोड़ा। मेजॉरिटी ऑफ द सीजन में इन्होंने बैक टू बैक आगे अच्छी बॉलिंग की। बीच में एक आईपीएल का ऐसा फेस था ना जहां पर हर टीम आ रही थी 200-250 मार रही थी, वहां पर बैरिंग दैट पंजाब वाला मैच उन्होंने काफी अच्छा किया केकेआर की बॉलिंग में। तो मैं तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि केकेआर की बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हर साल केकेआर की बैटिंग ही कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करती थी, बट केकेआर की बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया। और ऑब्वियसली आगे चलकर अपने श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर, चंद्रकांत पंडित ये सब पे बात करेंगे। तू बता ब्रो, तेरा क्या कहना है, तेरे को कैसा लगा? मुझे पर्सनली मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हमेशा से दिक्कत ये हो जाती थी केकेआर के साथ पिछले सीजन्स में। एक तो ओपनिंग वाला इशू हो जाता था कि ओपनर्स रोटेट होते रहते थे हियर एंड देयर, तो वो इस बार काफ़ी फिक्स हो गया ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में, जो जेसन रॉय इंजर्ड हुए और फिल सॉल्ट आए। और उसके बाद वहाँ से सुनील नारायण वापस ओपनिंग में आए और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल फिर से साबित हुआ। साथ ही साथ एक चीज़ ये मुझे पॉइंट करनी थी कि हमेशा से जो डेथ ओवर्स का इशू था वो इस बार कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा विजिबल था ही नहीं, क्योंकि हर्षित राणा ने मिचेल स्टार्क का बहुत अच्छा साथ निभाया डेथ ओवर्स में, ठीक है। और मुझे मतलब अगर डोमिनेंस बताना हो केकेआर का, कि केकेआर जीता बहुत डिजर्विंग विनर था केकेआर, तो उसका डोमिनेंस मुझे ये लगेगा एक सेंटेंस में बताना कि केकेआर को आंद्रे रसल की फिनिशिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी चेज में। एग्जैक्टली बिना आंद्रे रसल के सारे चेज में जीता है। मतलब केकेआर के जो डेजिग्नेटेड फिनिशर्स थे, रिंकू सिंह, उसका सीजन इतना अच्छा नहीं गया, रसल की बैटिंग ही नहीं आई, रमनदीप जो बहुत अच्छा फिनिशर है पंजाब में, उसकी भी बैटिंग मतलब इतनी ज्यादा नहीं आई। तो मतलब जैसे हम सोच रहे थे आईपीएल के पहले कि अरे ठीक है ये सारी बैटिंग लाइनअप के बाद कहीं ना कहीं हमारे पास मिचेल स्टार्क भी होगा केकेआर में, जो हियर एंड देयर थोड़ा बहुत रन बना सकता है, हर्षित राणा को बैटिंग आती, अरे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी केकेआर, क्योंकि केकेआर का चेज एकदम स्मूथली हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक चीज डोमिनेटिंग सीजन था। एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ताकि अपने टू द पॉइंट रहे, फटाफट आगे बढ़े। तो एक चीज जो तूने बात करी ना, डेथ ओवर्स में केकेआर बहुत अच्छी थी, या डेथ ओवर्स में वो लोग ने इतने रन्स नहीं ली के कंपेयर टू अदर सीजन, उसका एक बहुत बड़ा कारण था मिडल फेज। मेरे को लग रहा है मिडल फेज में ना मोस्ट ऑफ द टाइम केकेआर ने इतने विकेट्स, क्या बोलते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ विकेट्स ले लेते थे कि डेथ में अगर वो लोग ने खराब बॉलिंग भी की तो भी बच के चले जाते थे। उसका एक बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ। इस साल के सीजन में मिडल फेज में सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर्स तीनों के तीनों केकेआर के, टॉप 3 केकेआर के, वरुण, सुनील और आंद्रे। बेसिकली तीनों ने मिलकर 32 विकेट्स आए, नहीं 42 विकेट्स आए नो, हाँ 42 विकेट्स लिए। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने तो लिटरली गर्दन दबा दी। आंद्रे रसल तो भी 9-10 की इकोनॉमी से ज्यादा था। सुनील नारायण भाई रन ही नहीं देता था। एक मैच मेरे को अभी भी याद है, पंजाब वाला मैच जिसमें 262 चेस कर लिए थे पंजाब ने एक ओवर पहले, उसमें सुनील नारायण रन अप बॉल गया था ब्रो, रन अप बॉल गया था। उस शायद 6 की इनसेन है ब्रो, वो पता नहीं कैसे करता है सीजन आफ्टर सीजन आके। अच्छा मैं इस पे थोड़ा बात सही में करना चाहता हूँ, तेरा क्या ऑब्जर्वेशन है? तूने काफी टाइम से पुणे में सुनील नारायण को देखा है, अक्रॉस द ग्लोब देखा है, मतलब क्या है ऐसा कि सुनील नारायण पिटता नहीं है? एक आध बारिंग 1-2 मैच पिटता नहीं है, ऐसा क्यों है? देखो क्या लगता है? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि अभी भी लोग उसे पढ़ नहीं पा रहे हाथ से। मतलब जो उसका रीमॉडल्ड एक्शन है वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि लोगों को ये नहीं पता हो रहा है कि बॉल किस तरफ पिच होने के बाद किस तरफ मूव करेगा। तो ये जो चीज़ है, जो ये चीज़ सुनील नारायण को इतना ज़्यादा मतलब वो बना देती है कि लोग डर रहे हैं कि अगर हम शॉट मारने गए तो विकेट गिर जाएगा। तो लोगों का जब केकेआर पिछले साल या उसके पिछले साल तक स्ट्रगल थोड़ा बहुत क्यों कर रही थी डेथ में, क्योंकि लोग अपनी विकेट बचा के रखते थे। सुनील नारायण के सामने कभी भी 7 से ज़्यादा इकोनॉमी से रन सुनील नारायण ने नहीं खाए हैं बैरिंग 1-2 सीजन। लेकिन हम इस बार ये हुआ है कि वरुण चक्रवर्ती ने सुनील नारायण का जो बहुत अच्छा साथ दिया है वो कहीं ना कहीं सुनील नारायण के लिए भी हेल्पफुल रहा कि यार अब वरुण चक्रवर्ती पे भी रन नहीं बन रहे, तो सुनील नारायण पे रन बनाने जा रहे थे तो विकेट गिर जा रहा था, या ऑपोजिट हो रहा था कि वरुण चक्रवर्ती पे रन बनाने गए तो विकेट मिल रहा था। तो ये जो स्पिन हुआ था वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक और मैं छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, मेरे को लगता है वरुण चक्रवर्ती को भी लोग अभी भी पढ़ नहीं पाते, लेकिन जो सुनील नारायण का बहुत बड़ा फर्क है उसका लेंथ पे कंट्रोल। लेंथ ये सुनने में बहुत ऐसे नर्डिश और बुकिश बात लगेगा, बट मैं लेंथ की क्यों बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से लोग कुलदीप यादव को, वरुण चक्रवर्ती, शायद राशिद खान को भी उस लेवल पे पढ़ नहीं पाते, बट जो सुनील नारायण बीइंग अ फिंगर स्पिनर अक्रॉस द ग्लोब इतना मुश्किल है मारना, बड़े से बड़े पावर हिटर नहीं मार पाते, उसका लेंथ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कुट्टी स्टोरीज बाय अश्विन,
पहली बात तो मैं एक रिकमेंड करूंगा, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाऊंगा, बट गौतम गंभीर का 50 स्टोरीज अश्विन वाला प्लीज जाके देखो, हाईली रिकमेंडेड है। मेरे को पता है 100-200 लोग की वीडियो देखेंगे, 300-400, लेकिन अगर एक व्यू भी मेरे साइड से जा रहा है प्लीज जाके देखो, इट्स अमेजिंग। बट 50 स्टोरीज में कुलदीप यादव बता रहा था कि कार्ल क्रो करके प्लेयर है, उसका कोच है बेसिकली सुनील नारायण, जो उसके साथ ही रहता है। कार्ल क्रो ने कुलदीप यादव एक्सटेंसिवली, मतलब उसके पीछे बढ़ के कुलदीप यादव को बोलता था कि भाई लेंथ पे फोकस कर, लेंथ पे फोकस कर, डिसेप्टिवनेस या स्पीड वगैरह तो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात अश्विन ने भी बताई कि धोनी अश्विन को बोलता था कि तेरी बॉल सिर्फ है ना आधा फुट का फर्क है, बेसिकली अगर आधी फुट आगे तो छक्का पड़ रहा है, आधी फुट पीछे तो भी छक्का पड़ रहा है। तो मेरे को लगता है सुनील नारायण ना बहुत स्पेसिफिकली अपने क्या कहते हैं लेंथ पे फोकस करता है, जिसके कारण अगर वो विकेट भी नहीं ले रहा है ना तो इकोनॉमिकल बहुत मतलब वो लिटरली वो क्रिकेट 07 वाला कर्सर से खेलता है, तो एक बहुत बड़ा कारण वो भी है। कमिंग टू द पॉइंट में सीधा एक चीज पे आता है जो मेरे को लगता है बहुत, जिसको ये लेंथ वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, वो मतलब उसकी लेंथ जनरली ऐसी रहती है जिसको जब फास्ट बॉलर्स एक ऐसी लेंथ करता है तो जिसको नैगिंग लेंथ बोला जाता है। जनरली ये टर्म स्पिनर्स के लिए नहीं यूज होता है, जिसमें ना आप उसकी बॉल ना एकदम फुल है और ना ही बैकफुट पे आके खेलने के लिए एकदम शॉर्ट है। वो कहीं ना कहीं हमेशा आपको असमंजस में रखेगी कि मैं फुल जाऊं या शॉर्ट जाऊं, और आप फिर अगर बैट्समैन स्वीप करेगा तो मेजोरिटी टाइम्स मैंने देखा है बॉल हवा में उछल जाता है, जो कि एक इजी कैच। इसीलिए बहुत बड़ा कारण है कि सुनील नारायण के साइड से अगर आपने आउट होते हुए देखा होगा तो ज्यादातर बंदे उसको बैकफुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाथ से पढ़ नहीं पा रहे, उनको लेंथ समझ नहीं आ रही, तो वो लोग पीछे जाते हैं, वहां से वो लोग एकदम बैम्बूजल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, या तो वो लोग स्वीप करने जाते हैं और टॉप एज ले लेता है। तो एक बहुत बड़ा जो तूने एग्जैक्टली बोला। दूसरा भाई मैं मेरे को लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और मैं ये बात एक्चुअली मैं किसी ने अभी तक बात नहीं की, वो मैं कहना चाहूँगा श्रेयस अय्यर द कैप्टन की बात करना चाहूँगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द लीडिंग कैप्टन इन आईपीएल। ये इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज की बात करो और अच्छा खासा सैंपल साइज है, 70 मैचेस खेल लिया है, जिसमें से उसने काफी सारा दिल्ली के लिए भी खेला है, और दिल्ली की हालत क्या की अपने सबको पता है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर का आधा भी अगर कोई कर रहा था तो उसको बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल रही थी या बहुत ज्यादा उसके बारे में बात हो रही थी, ऐसा मुझे लगता है। श्रेयस अय्यर की उस लेवल में बात नहीं हुई। तेरा क्या कहना है इस बारे में? मैं उसको एम एस धोनी वगैरह, एक मिनट, मैं उसको एम एस धोनी से सीधा कंपेयर नहीं करूंगा। एम एस धोनी का उसका 3 गुना या 4 गुना उसने मैचेस खेले एज ए कैप्टन। मैं श्रेयस अय्यर पे स्पेसिफिक बात करना इस सीजन से। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी स्किल्स बहुत अच्छी रही है हमेशा से, ये सबको ही पता है। मतलब इसीलिए कहीं ना कहीं जब श्रेयस अय्यर केकेआर में ज्वाइन हुआ था, उसके पहले से उस ऑक्शन में क्लियर था कि केकेआर श्रेयस अय्यर के पीछे जाएगा, क्योंकि उनको कैप्टन चाहिए। तो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी कितनी अच्छी है वो इसी से पता चलता है कि उनको श्रेयस अय्यर चाहिए था, वो श्रेयस अय्यर के पीछे गए और उसे लेके आए, उसे सीधे कैप्टन बना दिया। फिर वो पूरा सीजन खेला नहीं और इस साल आया और उसने जिता दिया कहीं ना कहीं। साथ ही साथ मैं एक और नाम इसी में जोड़ना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोग बात नहीं करते लेकिन करनी चाहिए, वो है अभिषेक नायर का। ठीक है, हाँ, अभिषेक नायर का नाम अगर तुम कहीं आता हुआ देख रहे हो तो अभिषेक नायर का नाम तुमने डीके के साथ सुना होगा। डीके बोलेगा कि मेरा करियर रिवैम्प अभिषेक नायर ने किया है। जहाँ यहाँ पे एक पोटेंशियल स्टार खेल रहा था रघुवंशी में, अंकुरिश रघुवंशी में, उसकी कभी बातें सुनोगे तो पता चलेगा कि अभिषेक नायर का क्या इम्पैक्ट है उसके करियर में। कल वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती और भी शायद किसी एक प्लेयर ने बोला था कि श्रेयस अय्यर मतलब अभिषेक नायर का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अननोटिस चला जाता है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये खिलाड़ी अपने मतलब ला रहा है एज अ कोच, एज अ मेंटर। मैं इसी चीज़ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। श्रेयस अय्यर की तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने ने कई बार बोला भी है, अगर 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया, अगर वो जीत गई होती, श्रेयस अय्यर का नाम ऐसे लेजेंडरी लेवल पे लिया जाता ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो मिडल फेज में आके, मिडल ऑर्डर में आके जो बैटिंग की थी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में, इट वाज इनसेन। इट्स जस्ट अपने फाइनल हार गए और सारी बात लोग भूल गए, वरना जो मतलब श्रेयस अय्यर एक्चुअली में कुत्ता बनाया था न्यूजीलैंड का। एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो ना तो जैसे लोगों को विराट का डिसमिसल याद है, रोहित का डिसमिसल याद है, गिल का भी कहीं ना कहीं, लोगों को श्रेयस अय्यर का डिसमिसल नहीं याद है। ठीक है, जिस तरह से श्रेयस अय्यर का डिसमिसल नहीं याद है, लोग उसी तरह कंट्रीब्यूशन भी भूल गए कि श्रेयस अय्यर का क्या कंट्रीब्यूशन था। शायद उसके 550 रन थे उस वर्ल्ड कप में। ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, युवराज सिंह से भी ज्यादा थे, बट युवराज सिंह ऑब्वियसली मैचेस कम खेले थे बेसिकली वर्ल्ड कप में, इसने ज्यादा मैचेस खेले थे। बट मेरे हिसाब से शायद जितना मेरे को स्टैट याद है, वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर था फ्रॉम द मिडल ऑर्डर, ऐसा कुछ था। तो श्रेयस अय्यर से कमिंग टू दैट, तो मेरे को लग रहा है ना केकेआर की जीत में ना बहुत ज्यादा क्रेडिट गौतम गंभीर लेके जा रहा है। बेसिकली वो खुद नहीं लेके जा रहा है, लोग उसको बहुत ज्यादा दे रहे हैं। गौतम गंभीर खुद उसी क्या कहते हैं, उसी बंदूक का शिकार है जिसके वो खिलाफ लड़ रहा है।
है ना, कि भाई सबको क्रेडिट दो। यहाँ पर एक्चुअली में जो धोनी के साथ हो रहा था वो गौतम गंभीर के साथ हो रहा है। मैं एक बंदे का एक्चुअली मैं बहुत खुशी नाम लेना चाहूँगा, मेरे को लग रहा है इसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा है, वो है चंद्रकांत पंडित। भाई इस बंदे ने इंडियन क्रिकेट में पॉसिबली जो बड़ी चीज़ हो सकती है उसने एज अ कोच जीत लिया। अब चंद्रकांत पंडित का इतना इंसेन स्टोरी हमने पिछले एक बार पॉडकास्ट में पहले भी बात कर रखा है कि अपना जो लास्ट रणजी का मैच खेला था वो फाइनल मैच था रणजी का इसके स्टेट के लिए, और वो जिता नहीं पाया था। और ऐसा कहा जाता है कि वो लिटरली पिच पर रोया था, लिटरली पिच पर बैठकर रो दिया था क्योंकि वो जिता नहीं पाया, मतलब चंद्रकांत पंडित जिता नहीं पाया। उसके बाद से आके इसने भाई रणजी ट्रॉफीज की झड़ी लगा दी। मतलब अगर वो एक फोटो फ्रेम में खड़ा हुआ ना, रणजी ट्रॉफी जितनी सारी होगी कुछ समय की। इसको पिछले साल केकेआर वाले लेके आए एज अ कोच। अब ये पहला वन ऑफ द कोच मेन हेड कोच था एक स्टार आईपीएल टीम का, डोमेस्टिक हेड कोच। बेसिकली अभी तक कोई भी टीम का, जितना मुझे ध्यान में आईपीएल की टीम में, कोई भी डोमेस्टिक कोच को सीधा हेड कोच नहीं बनाया। मतलब अगर कोई होगा तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन हेड कोच नहीं बनाया, चंद्रकांत पंडित को बनाया। पिछले साल ही मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी थी, इस साल उसने लिटरली चैंपियन बना दिया। अब मैं बात मानता हूँ कि भाई इसकी अपना एक तरीका है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत क्या कहते हैं मिलिट्री टाइप का इसका रेजीम है जो भी है कोचिंग का, बट इट वर्क्स ब्रो, इट वर्क्स एंड इट हैज़ अगेन वर्क। मैं मानता हूँ कि ये स्टार प्लेयर लाइक मिचेल स्टार्क, आदिल रसल के साथ ना चले, बट जो देसी प्लेयर्स है केकेआर सेटअप में भाई उन्होंने जो परफॉर्म किया है मोस्ट ऑफ द सीजन उन्होंने परफॉर्म किया। तो तेरा चंद्रकांत पंडित पे क्या कहना है? हाँ, चंद्रकांत पंडित पे मेरा तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिसको अगर जो थोड़ा भी डोमेस्टिक को फॉलो करता है वो जानता है कि चंद्रकांत पंडित एज अ कोच कितना फेमस है। ठीक है, चंद्रकांत पंडित बेसिकली एक ऐसा कोच है जो जिस टीम के लिए उसने कोचिंग करी है उसको जिताया है। ठीक है, विदर्भ, मध्य प्रदेश, मुंबई, मतलब वो जहाँ जाता है वहाँ वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि वो एक रणजी ट्रॉफी टाइटल तो जिता ही दे रहा है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कहीं ना कहीं, और उससे उतना क्रेडिट मिलना चाहिए, प्रेज मिलना चाहिए। इसमें पता है एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं अब आगे नहीं बहुत लॉन्ग शॉट वाली बात है, बट मैं एक्चुअली मैं चाहूँगा कि इंडिया है ना चंद्रकांत पंडित टाइप के बंदों की सर्विसेज है ना इंडिया अंडर 19 सेटअप में इस्तेमाल करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पता है इसने एज अ मुंबई का कोच बन के इसको रणजी जिताया तो उसको लोगों ने बहुत बोला था कि भाई मुंबई तो ऐसे भी बहुत रणजी जीतती है, तूने कोई मतलब ये ना तीर नहीं मारा है। वो गया विदर्भा। अब विदर्भ ऐसी टीम है ना ब्रो कि उसकी हालत सही नहीं थी, उसने जाके विदर्भा को बैक टू बैक 2 बार जिताया, तब भी बोला था कि काइंड ऑफ वो गया सीधा मध्य प्रदेश। हाँ बोल। मतलब जब वो पहली बार जीता था तो ऐसा लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक है, तुक्का लग गया, बार बार थोड़ी जीतेगी विदर्भ, एक बार जीत गई, लेकिन उसने अगेन नेक्स्ट साल और उसके बाद वो गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की टीम का मैं बता रहा हूँ, वेंकटेश अय्यर ने खुद ने बोला था, वो मध्य प्रदेश से ही ले था। वेंकटेश अय्यर ने क्लियरली ये बोला था कि हम लोग एज अ टीम ये बात करते थे कि जस्ट यू नो नेक्स्ट जो रणजी ट्रॉफी का नेक्स्ट फेज है वहां तक हम लोग पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। और 2022 में उसने एक्चुअली में जिता दिया। मतलब बेसिकली ये समझने से वाली बात है कि अफगानिस्तान ने आगे सीधा वर्ल्ड कप जीत लिया, समझ रहे हो। अफगानिस्तान जब एक वर्ल्ड कप में उनका क्या गोल होता होगा, टॉप 8 में चले जाए, टॉप 4 में चले जाए, बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। और वो टीम अगर जाके वर्ल्ड कप जीत जाए तो कितनी इंसेन बात होगी। और रणजी कोई ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है ना 15 दिन में, बहुत रिगरस टूर्नामेंट है, बहुत लंबा और रिगरस टूर्नामेंट है। तो चंद्रकांत पंडित को बहुत कुडोज एंड कुडोज टू केकेआर मैनेजमेंट की जिन्होंने ऐसे बंदे पे सपोर्ट किया। अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बंदे के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली और थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का मेरे को पता है 2021 के वर्ल्ड कप में उसको लेके गए, उसने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सामने विकेट नहीं लिया, लोग खा गए। लेकिन आज की भी डेट में टिल डेट उसका आज भी एवरेज इकोनॉमी 6 के अंदर है। ठीक है, अब ऐसे बंदे का 6 के अंदर है, मैं मानता हूँ उसका थोड़ा फिटनेस का इशू है, बट लास्ट 2-3 साल में कंसेक्यूटिवली विकेट ले रहा है। शायद उसका 2 या 3 सीजन बैक टू बैक ऐसा गया जहाँ पर उसने 20+ विकेट्स लिया है एंड अक्रॉस दी फेस ऑफ बॉलिंग करता है, एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट है जो बहुत रेयर है। तेरा वरुण चक्रवर्ती पे क्या कहना है, थोड़ा इस पे तो क्या कहता है वरुण चक्रवर्ती पे, इंडिया टीम के लिए या इन जनरल वरुण चक्रवर्ती के बारे में तेरा क्या सोच? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को जब इंडिया के लिए खिलाया गया तब वो उतना प्रिपेयर नहीं था इंडिया के लिए खेलने के लिए, और जो उसके साथ जो भी सीन हुआ था कि इंजर्ड था और उसने थोड़ा बहुत अपनी इंजरी को दबाए रखा कि चलो मेरा वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया है तो ये सब नहीं बाहर नहीं आने देते, जो भी इंटरनल जो भी मैटर्स है, पर कहीं ना कहीं इंडिया को अब उससे बाहर आके वरुण चक्रवर्ती को एक लॉन्ग रोप T20 फॉर्मेट में देना चाहिए इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि हमको ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है। हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत प्रेडिक्टेबल है, हमें वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर्स की ज़रूरत है जो किसी भी मूवमेंट पे आके बॉलिंग कर सके, चाहे वो मिडल ओवर हो चाहे डेथ ओवर्स हो। कहीं बहुत ज़्यादा जब रन बन रहे हैं एक साथ तो तुम आगे गेम का मोमेंटम चेंज कर रहे हो, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इसमें एक और चीज़ है जो अपने ने पहले भी बात की थी
अपने पास ऐसा कोई भी फिंगर स्पिनर नहीं है जो पावर प्ले में बॉलिंग करे। जडेजा करता नहीं, अपने पास सिर्फ एक बंदा है, अक्षर पटेल। कृणाल पंड्या का भगवान वाली हालत क्या है। ताई किशोर दूर दूर तक अभी सेटअप में दिख नहीं रहा है। वॉशिंगटन सुंदर अगेन गायब है, वो लिटरली सीन से गायब है वॉशिंगटन सुंदर। तो मेरे को लगता है वरुण चक्रवर्ती पे काम किया जा सकता है, बट वरुण चक्रवर्ती को खुद को अब अपनी फिटनेस, अपनी उस चीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। फील्डिंग पे फ्रेंचाइजी में कैसा होता है, तुम वो आगे स्टार हो, लोग तुम्हें आगे सर्व करेंगे और तुमको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे तुम जाके परफॉर्म करो। बट इंडिया टीम में ये नहीं होगा। इंडिया टीम में यू हैव टू सर्व द नेशन, या यू नो यू हैव टू सर्व द टीम। वाला सिचुएशन है कि तुम्हारे पीछे 10 बंदे बेंच पे बैठे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से अपने ने कोलकाता पे बहुत अच्छे से बात कर ली, लेकिन एक लास्ट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से सबने की है, कोलकाता ने इस सीज़न प्रोबेबली, अगर आप कोलकाता के फैन हो तो आपको पता ही होगा कि कोलकाता कितना ज़्यादा चॉप और चेंज करती थी। तो मेरे हिसाब से कोलकाता का इस बार मैं देख रहा था कि उन्होंने एक ऐसी टीम है जिन्होंने सबसे कम प्लेयर यूज़ किए। मैं एक्चुअली एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। तो कोलकाता एक ऐसी टीम है जिन्होंने सबसे कम प्लेयर्स यूज़ किया, जो एक बहुत बड़ा साइन होता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। आई होप दूसरी टीम इस चीज़ को देखे। चलिए यार, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है अभी, तो आई जस्ट होप कि ये छोटा सा पॉइंट मेरे को हाईलाइट करना था। बट नॉनदलेस अपने सेकंड टीम पे जाते हैं जिन्होंने बहुत क्रेजी खेला है, इनफैक्ट फाइनल में आना आए और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डिजर्व करते थे, सनराइजर्स हैदराबाद में। तू बता क्या है, मेरा एक्साइटमेंट अब खत्म हो गया, मतलब मैंने सारी एक्साइटमेंट में केकेआर की बात कर ली, अब तू बता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक वो होता है ना, जब हम एक टीम को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, दे हैव पंच्ड अबव देयर वेट, तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वैसा है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद बॉटम ऑफ द टेबल थी लास्ट ईयर, और बॉटम ऑफ द टेबल से आप एक कंटेंडर बन रहे हो और वहाँ से आप फाइनल खेल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत सक्सेसफुल सीजन रहा है। फाइनल में हार गए उससे ये मतलब नहीं है कि उनका सीजन सक्सेसफुल नहीं था, और कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं उनके पास। वो उनके पास एक बहुत अच्छा इंडियन कोर बन चुका है अब, जो कि ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे उस कोर को रिटेन करेंगे। नटराजन, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार पहले से हैं ही एसआरएच के साथ, और उसी के साथ साथ जब उन्हें ऐसे उनको सपोर्ट मिल गया पैट कमिंस, और उसके बाद हेड का, मिडल ओवर्स में क्लासन का, एज अ कीपर भी क्लासन ने बहुत अच्छा किया। तो जब टीम के 6-7 प्लेयर एकदम स्टार लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो तो टीम अच्छा करेगी ही, ठीक है। तो उस बस कहीं ना कहीं मुझे एसआरएच के साथ 2 ही कमियां लगी, जिस वजह से एसआरएच मैं ये कहूँगा कि रनर अप रह गई और जीत नहीं पाई। उसमें से एक था कि एसआरएच का ओवर डिपेंडेंस लोअर मिडल ऑर्डर्स में इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स पे, जहाँ शहबाज अहमद और अब्दुल समद आ रहे थे, वो पोजीशन पे कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए था जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। और एक था कि एसआरएच के पास कोई भी प्रॉपर स्पिनर नहीं था जो लंबे टाइम तक खेला हो। मयंक मार्कंडे कुछ दिन खेले, कुछ दिन वॉशिंगटन सुंदर खेले एज अ इम्पैक्ट सब, एंड में इन लोगों ने विजय कुमार उसको खिलाया था, फिर शहबाज अहमद को खिलाना पड़ा इन लोगों को एज अ स्पिनर। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी ये एसआरएच के लिए बहुत मुश्किल करी। बाकी ऑल इन ऑल बहुत एक्साइटमेंट भरा सीजन था एसआरएच का। मैं पता है एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। एसआरएच ने एक चीज़ इतनी गजब की है जो बहुत कम बार ऐसा होता है। लास्ट टाइम ये लोग बॉटम ऑफ द टेबल लिटरली 10th पे लोगों ने खत्म किया था, लेकिन उस साल सबने बोला था कि इनकी टीम अमेजिंग है। बस फॉर सम रीजन, जैसे इस साल मुंबई का था, फॉर सम रीजन कि वो लोगों ने 10th पे खत्म किया, लेकिन जो उनकी मैनेजमेंट है, उनका ओनर है, उन्होंने चेंजेस नहीं किए ब्रो। उन्होंने स्क्वाड मोर और द लेस सेम ही रखा, थोड़े बहुत चेंजेस किए। खाली एक बहुत मेजर चेंज ये था कि पैट कमिंस को लोग लिया और उन्होंने पैट कमिंस को कैप्टन बना। पूरे 11 में मेरे हिसाब से खाली वही चेंज था, पैट कमिंस और ट्रॉमिस हेड, है ना, ये 2 मेजर चेंज थे। बाकी स्क्वाड मोर और द ओवर द लेस सेम ही थी। एंड उसके बाद जो लोग ने ट्रैविस हेड के साथ काम किया होता बहुत इंसेन था। तो एक ये जो मेरे को बेसिकली सबको पता है ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने कितना बढ़िया किया, लेकिन एक जो चीज़ मैं इसी दौरान हाईलाइट करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं यही शायद इनका क्या कहते हैं नुकसान भी बन गया। मेरे को लगता है मतलब वो डिपेंड बहुत ज़्यादा हो गए थे। हाँ, तो पॉइंट मेरा ये था ना कि जैसे कि केकेआर और एसआरएच, जो पता है फर्क क्या था। अब तुम केकेआर के जाके पूरा बैटिंग लिस्ट देखोगे ना, तो उसमें शायद तुमको है ना हाईएस्ट रन स्कोरर बहुत कम दिखेंगे, ना के बराबर दिखेंगे, है ना। मतलब शायद सबसे हाईएस्ट सुनील नारायण है, तो लेकिन उन्होंने ना आके वेंकटेश हो, श्रेयस अय्यर हो, उन्होंने आके अपना काम किया, 300-400 वाला रन दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ा तब आके उन्होंने हिट किया है। यहीं पर मेरे को लगता है प्लेयर्स लाइक मकरम, त्रिपाठी, इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गए। त्रिपाठी ने भी ज़्यादातर सीजन नहीं खेला, मकरम ने भी ज़्यादातर सीजन नहीं खेला, और एक मेरे को लगता है बहुत बड़ा मिस जो पैट कमिंस एंड मैनेजमेंट ने किया, वो लोग समझ नहीं पाए कि हमारा चौथा फॉरेनर कौन होगा और उससे हमको कराना क्या है। अब मकरम है,
एडन मकरम में अगर वो तुम्हारे फॉर्म में नहीं है, मे भी तुम उसको रिप्लेस कर सकते थे समवन लाइक ग्लेन फिलिप्स, वो ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। तुमने उसको भी नहीं खिलाया, तुमने मकरम को भी लिया। बीच में ये लोग ने कुछ विजय कुमार जो भी है, वो मेरे को नाम उसका याद ही, विजय कुमार व्याशांत विजयकांत नाम जो है, उसको तुम खिला रहे थे। अगर उसको तुमने बॉलिंग करते हुए देखा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि मयंक मार्कंडे क्या सोच रहा होगा कि मेरे आगे ये बहुत एवरेज लेग स्पिनर है यार। वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो मयंक मार्कंडे नहीं कर सकता था और वो विजयकांत कर सकता था। तो मेरे हिसाब से वो लोग मार्कंडे को खिला के मे बी फजन फारूकी को, मार्को यानसन को या ग्लेन फिलिप्स किसी को भी खिला सकते थे। बॉलिंग या बैटिंग का कोई एक बात तो एक साइड तो स्ट्रेंथन हो जाता। जो क्वालिफायर और फाइनल जो दोनों लोग केकेआर से आ रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट ये था कि मिचेल स्टार्क ने दोनों मैच में उनके दोनों मेन बॉलर को, मतलब दोनों मेन बैटर्स को वहीं उड़ा दिया, और फिर उसके बाद वो लोग एकदम ही डिसमेंटल हो गए थे, क्योंकि स्टेटिक अच्छा किया, राहुल त्रिपाठी ने पैचेस में अच्छा किया, लेकिन इट वाज नॉट इनफ। कहीं ना मतलब शायद व्यूअर्स को उतना पसंद नहीं आएगा, पर एसआरएच का सीजन वैसा था जैसा इंडिया का 2023 का वर्ल्ड कप सीजन था कि टॉप ऑर्डर एकदम फायर कर रहा है, ज़्यादा मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ रही, और दिक्कत आ गई फाइनल्स में कि जहां मिडल ऑर्डर नहीं 2019 वाला जहाँ पे कोहली, धवन, रोहित ये लोग इतना अच्छा कर रहे थे कि नीचे वालों की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन भाई मेरे को लगता है एक स्टार परफॉर्मर की बात करना, अपने ने पिछली बार भी इसकी बात की, नटराजन मेरे को लगा बहुत स्टैंड आउट रही है। अच्छा, मैं जूम इन कर देता हूँ। तो बेसिकली इसका है ना, मेरे को लगता है बहुत स्टैंड आउट सीजन रहा है, एंड इस पे अपने को सही में अच्छा कुछ ज्यादा ही जूम इन हो जा रहा है ब्रो। अब ठीक है। तो नटराजन पे तेरा क्या कहना है ब्रो एज अ फास्ट बॉलर? मुझे नटराजन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। नटराजन की वही एक जो खास बात है कि नटराजन ने तीनों फेसिस में बॉलिंग करी, पावर प्ले में, डेथ में, मिडल ऑर्डर्स में जब विकेट की ज़रूरत थी तब। तो बहुत एक अच्छा ट्रेट है, और मैं चाहता हूँ कि नटराजन अपना ये फॉर्म कंटिन्यू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में भी एक वो हो गया, सैचुरेशन हो गया है कि भाई लेफ्ट आर्म पेसर मतलब अर्शदीप, ठीक है। अभी हम आसपास और कोई देख ही नहीं रहे थे। थोड़ा बहुत खलील अहमद भी इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि नटराजन का सिलेक्शन खलील अहमद के ऊपर होना चाहिए था वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन वो मेरा भी सेम मान है, क्योंकि जो नटराजन जो चीज़ प्रोवाइड करता है ना, एसआरएच ने बहुत सारे हाई परफॉर्मिंग हाई स्कोरिंग मैचेस खेले, उसमें मेरे को लगता है नटराजन का विकेट लेना बहुत क्रूशल पॉइंट पे या बहुत कम रन के लिए जाना एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था। उसके साथ ऑब्वियसली पैट कमिंस का भी अच्छा किया, भुवनेश्वर कुमार ने भी लेटर हाफ में बहुत अच्छा किया, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर वो लोग मकरम जो फोर्थ फॉरेनर वाला अगर वो लोग फिक्स कर लेते ना दिमाग में करना, मेरे हिसाब से मार्को यानसन को एक लॉन्ग रोप देना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक स्पेशलिस्ट की तरफ। तो मेरे को लगता है एक जो है ना बहुत बड़ा चीज़ बहुत सारी टीम फिक्स नहीं कर पाई इस साल, और एसआरएच भी दी, वो रमनदीप, अब्दुल समद टाइप के प्लेयर्स के साथ करना क्या है। अब ये लोग कैसे प्लेयर हैं? ये लोग वो प्लेयर नहीं है जो तुमको है ना 25 बॉल में 80 मार के देंगे। ये लोग बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ रूल करते हैं, और मुझे लगता है ये लोग अब्दुल समद के साथ भी क्लियर नहीं थे। सेम चीज़ गुजरात टाइटंस ने शाहरुख खान के साथ की थी कहीं ना कहीं। तेरा अब्दुल समद पे क्या थोड़ा विचार है? थोड़ा सा अब्दुल समद पे बात करते हैं फिर आगे बढ़। मुझे देख पर्सनली मैं अब्दुल समद के बारे में बोलना चाहता था। मुझे ये लगता है कि अब एसआरएच को मूव ऑन कर जाना चाहिए अब्दुल समद से। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम से अब्दुल समद को मौके दिए जा रहे हैं, और अब्दुल समद अब शायद एक चेंज ऑफ सीन्स अब्दुल समद के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब्दुल समद एज अ बैटर ने बहुत ज़्यादा निराश किया है, और बॉलिंग तो अब क्योंकि अब्दुल समद की अब यूज़ ही नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑल इम्पैक्ट प्लेयर रोल दिस दैट। तो अब मुझे लगता है कि अब अब्दुल समद से मूव ऑन हो जाना चाहिए उनको। वो एक मैं ऐसे लेबल करूँगा कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट टाइप हो गया है लास्ट 2 साल में। ठीक है यार, मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि अब्दुल समद के साथ जैसे रमनदीप को क्लैरिटी दी गई थी, मेरे को लगता है अब्दुल समद के साथ क्लैरिटी नहीं थी। अब जैसे कि लास्ट मैच में अब्दुल समद को इम्पैक्ट तब करके आया, मेरे को समझ नहीं आया कि तुम 6-7 डाउन हो, है ना, और बहुत ओवर्स बचे, ऐसे में तुम अब्दुल समद को क्यों लाओगे? यू नीड समवन लाइक मनीष पांडे जो केकेआर में है ना, तो ऐसा कोई प्लेयर चाहिए था उस टाइम। आई डोंट नो, बट ठीक है, कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि अब्दुल समद फिर भी उस लेवल पे नहीं आया। बट अगेन हैदराबाद बहुत अच्छा खेली है। मेरे को लगता है पैट कमिंस वाज क्रेजी एज अ कैप्टन। मैं कहीं ना कहीं डाउट कर रहा था कि यार एडन मकरम को हटाना नहीं चाहिए था। जस्ट एक सीजन की उसने कैप्टनशिप की और तुम उसको हटा रहे हो, बट भाई वो लोग ने कुछ अच्छी सोचा था। कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स ब्रो, ठीक है, तू है ना ब्रो? हटिया, अच्छा है। कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स, भाई राजस्थान रॉयल्स एक अपने आप में गजब है। अगर पता है, अगर वर्ल्ड कप के टाइप आईपीएल टूर्नामेंट होता है ना कि जहाँ सिर्फ एक टीम को 4 या 5 मैचेस खेलनी है, राजस्थान रॉयल्स ने 15-20 कप जीत लिए होते।
मैं पिछले नहीं तो 5-6 साल से ऐसा देख रहा हूँ, नहीं तो जब से संजू सैमसन बना है रिसेंट टाइम से 3 से 4 साल, राजस्थान एकदम ऐसे स्टार्ट करती है और एकदम नोज डाइव ले लेती है क्या। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अपने थोड़ा फटाफट करेंगे ताकि ये ना ऑडियंस भी बोर ना हो, अपेरेंटली बोर हो जाते हैं वो लोग फालतू के बैठ के भाई गुरु पे कंटेंट जरूर देखेंगे लंबे लंबे, बट एनीवेज कम इन। भाई तू अटक गया, नहीं बोल। तू भी भाई उलू खोल के बैठा है क्या साइड में? नहीं भाई, मैं राजस्थान के स्टैट्स देख रहा था। ठीक है, राजस्थान पे आओ, क्या लगता है राजस्थान के साथ क्या दिक्कत हुई है? राजस्थान के साथ एक दिक्कत तो इस सीजन ये हो गई कि जॉस बटलर का फॉर्म एकदम हॉट एंड कोल्ड रहा, ठीक है। जायसवाल और जायसवाल का भी ठीक, मतलब 400 प्लस रन्स थे तो ठीक ही है, लेकिन वो 400 मार्क शायद मैं नहीं, शायद क्या बटलर पहुंच ही नहीं पाया 400 रन वाले मार्क से, इवन दो उनकी एक सेंचुरी थी। और राजस्थान के साथ दिक्कत ये हो जा रही थी ना कि जो स्टार्टिंग के फेज में जब वो जीते जा रहे थे, ठीक है, तब सब कुछ अच्छा लग रहा था, हाँ हो रहा था, ठीक है, अश्विन के विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, ओपनर्स के रन नहीं बन रहे हैं, तो भी हमारा मिडल ऑर्डर सब कुछ आके कवर अप कर ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब टीम्स को आइडिया लग गया कि हाँ भाई यही पैटर्न है, यही चीज़ से राजस्थान जीतता आ रहा है, तो टीम्स ने उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बना ली। और जब एक बार राजस्थान ने मोमेंटम खोया तो फिर वो क्लियर कट पूरा नोज डाइव हो गया। मैं इसमें एक ही चीज़ करूँगा, मैंने ये हर बार मैं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है राजस्थान कभी ना टैक्टिक्स को ओवरडू कर देता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल था हैदराबाद वाला जो क्वालिफायर था, उसमें वो लेफ्ट हैंड स्पिन से फंसने लगे। भाई रियान पराग नंबर 4 पे है, वहाँ तक ठीक है, उसके बाद तुमने अश्विन को भेजा और ध्रुव जुरैल को भेजा, जबकि तुम्हारे पास शिमरॉन हेटमायर और रोमन पॉवेल जैसे स्टार प्लेयर्स है। रोमन पॉवेल एक इंटरनेशनल टीम का कैप्टन है और वो टीम वेस्ट इंडीज कोई हल्की टीम नहीं है। उस पिच पे जहाँ तुम देख रहे हो कि ट्रिकी है, तुम अपने बंदों को इतना नीचे भेज ही नहीं सकते, उनको तुमको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। अगर वो लोग खेल गए तो वो लोग मैच खत्म कर दे, ऐसा मुझे लगता है। मैं जब पता है क्वालिफायर में हेटमायर और रोमन पॉवेल आए, तब तक उन्होंने 8 या 9 इनिंग्स में डबल डिजिट्स में रन मारे थे, सिर्फ दोनों ने मिलकर सिर्फ डबल डिजिट्स में रन मारे थे। ये बहुत क्लियरली बता रहा था कि उनको एम्पल अमाउंट ऑफ बॉल्स ही नहीं खेलने दे रहे थे राजस्थान वाले, और ये लोग है ना ये मैचअप वगैरह बहुत ओवरडू कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो उनके डेजिग्नेटेड 2 स्टार फिनिशर है, सिमरन हेटमायर और रोमन पॉवेल, इन दोनों ने 70 बॉल्स नहीं खेले हैं, ठीक है, पूरे सीजन में। रोमन पॉवेल ने कुछ 68 खेला है, सिमरन हेटमायर ने 69 खेला है इतनी इनिंग्स में। तो फिर कैसे उनके पास गेम टाइम ही नहीं है बैटिंग का, 5 या 6 बॉल पर मैच। हाँ, तो तुम अगर ये सोचो कि वहां से वो लोग एक मुश्किल सिचुएशन में आके खड़े हो जाएंगे और जिता देंगे, तो वो सही नहीं है ना। इसमें मैं एक और चीज बात करूंगा, वो लोग के पास भी ना ऑलराउंडर्स की कहीं ना कहीं कमी थी। डिस्पाइट पैक प्लेयर सब, वो लोग अपने बॉलिंग के साथ कभी नांद्रे बर्गर खेल रहा है, कभी ट्रेंट बोल्ट खेल रहा है, बीच में शायद एक आध कोई केशव महाराज वगैरह भी खेले थे, मुझे ध्यान में नहीं। और क्या नाम है इसका, बटलर के जाने के बाद उन्होंने टॉम कॉलर केडमोर को खिलाया। पहली बात उसको जब ऑप्शन में बाय किया तभी मैं बहुत ऐसा था कि मतलब तुम्हारे पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, फिल सॉल्ट अनसोल्ड गया, तुम टॉम टीकेसी क्यों ले रहे हो, मेरे को नहीं समझ आया। बट तब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी बार टैक्टिक्स को ओवरडू किया। सैमसन हैज बीन इम्प्रेसिव, रियान पराग का ब्रेकआउट सीजन था, आई एम रियली हैप्पी फॉर रियान पराग। बट मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा है अश्विन का, यार इट्स हाई टाइम, उसने बहुत कम विकेट्स लिए, इकोनॉमी भी ऐसा नहीं था कि सुनील नारायण वाला सीन था ना कि वो भाई बॉलिंग टाइट करके दे रहा है, वो बॉलिंग भी टाइट नहीं कर रहा है, बैटिंग में तो ना के बराबर कंट्रीब्यूशन थे, फील्डिंग में हमेशा से अश्विन भाई थोड़े इफी रहे हैं। तो भाई अपने 4th IPL टीम पे आ जाते हैं। अपेरेंटली हु ऑलवेज विंस द हार्ट बट डजंट विन द ट्रॉफी। अपने ना ऑलरेडी आरसीबी पे बात की है, वेरी अमेजिंग कि आरसीबी ने कुछ 1% चांस को 100% तक लेके गए। बहुत विराट कोहली हर साल आता है, हर साल, मतलब विराट कोहली पे मुझे लगता है ना बात करना भी मूर्खता है, वो हर साल आके इतने रन्स बनाता है कि कुछ अलग है ही नहीं बोलने के लिए। तो समराइज कर क्या कहना है मेरे सामने, मुझे कहीं ना कहीं विराट कोहली की फिटनेस बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड लगी इस सीजन कंपेयर टू कुछ, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से खेल रहा था वो। और कहीं ना कहीं इस साल आरसीबी की बॉलिंग भी लेटर स्टेजेस में क्लिक कर गई। 2 स्पिनर्स का हियर एंड देयर इशू था ही, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग थी वो क्लिक कर गई और एक बहुत अच्छा रॉयल कमबैक कर दिया उन लोगों ने और आरसीबी प्लेऑफ्स में आ गए मैजिकली। मेरा अभी भी ये मानना है, हाँ मैजिकली तो आए, कुछ 13-14 चीज़ें उनके फेवर में जानी चाहिए थी। उसका सीएसके को उन्होंने बहुत गजब तरीके से आ रहा है, लेकिन मेरे को अभी भी बहुत क्लियरली लगता है कि उनको 5 डुप्लेसिस से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उनको एक पॉसिबल एक इंडियन कैप्टन लाना पड़ेगा। रजत पाटीदार ने जो सेकंड हाफ में अपना फॉर्म दिखाया, उसके कारण एक बहुत बड़ा कारण रजत पाटीदार और विराट कोहली था, वरना
ना ग्लेन मैक्सवेल चला, कोई फॉरेन बॉलर तो चला ही नहीं ना के बराबर। फर्ग्यूसन ने यहाँ वहाँ कुछ कर दिया होगा तो कर दिया होगा। मुझे लगता है उनके पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी रादर देन आंसर्स। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। इंडिविजुअल ब्रिलियंस वो लोग खींच तो लिए वहाँ तक, लेकिन मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं ये चीज़ होना ही था और वो हो गया। बहुत अपेरेंटली बहुत क्लियरली हारे। मुझे लगता है हर बार की तरह उनको अपने बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा और अच्छे बंदे लाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। मार्सी के आने से चीजें थोड़ी सी बदल गई। क्या स्वप्निल सिंह के आने से चीजें थोड़ी सी बदल गई। बाकी स्वप्निल सिंह ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट अपने एक नेक्स्ट पे जाते हैं जो टीम हर बार प्लेऑफ्स वगैरह पे आती है, चेन्नई सुपर किंग्स। ब्रो क्या लगता है क्या गलत हुआ? अगेन टू द पॉइंट रहेंगे, आगे बढ़े। मुझे कहीं ना कहीं लगता है चेन्नई की बॉलिंग बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट थी इस बार पथिराना, तुषार देशपांडे जैसे इनएक्सपीरियंस्ड कंधों पे। और साथ ही साथ जब से टीम सिलेक्शन हुआ, शिवम दुबे का फॉर्म एकदम डामाडोल हो गया। ओपनर्स कई सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा सीएसके पहुंच कैसे गई उस लेवल तक कि बस वो एक विक्ट्री दूर थी या एक 18 रन के कम मार्जिन वाली लॉस दूर थी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ऋतुराज टॉस कंसेक्यूटिव हारते गया। और फिर इतने सारे इश्यूज हैं कि आपके ओपनर्स सॉर्टेड नहीं है, कौन खेलेगा। शिवम दुबे का फॉर्म डामाडोल हो चुका है। स्पिनर्स आपके लिए अच्छा कर नहीं रहे। जो हाईएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर है वो है जाडेजा, जिसकी 10 विकेट भी नहीं हुई है इस सीजन। ठीक है, तो मैं बताऊं, मुझे मैं इसको छोटे में समराइज करता हूँ। सीएसके का जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उनकी कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन। नो मैटर व्हाट, वो लोग 1-11 ऑलमोस्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक खिलाते थे। इस बार ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में नया बंदा मिला। उनको क्लैरिटी नहीं थी मोइन अली के साथ उनको करना क्या, अजिंक्य राणे के साथ उनको करना क्या। कभी नंबर 3 पे आया, बीच में जो ऋतुराज गायकवाड़ सबसे अच्छा प्लेयर था वो नंबर 3 पे आने लग गया। डेवन कॉनवे उनको करने के बाद वो लोग रचिन रविंद्र को 3-4 मैच के बाद वो खराब खेला, उनको पता नहीं करना क्या। डेरिल मिचेल कहाँ खेलेगा उनको पता नहीं क्या करना। और इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, मेरे को लगता है MS धोनी जितना बड़ा प्लेयर है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसी का बोझ ऋतुराज गायकवाड़ पे है। मेरा क्या कहना है, ये जो पूरी टीम थी इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट MS धोनी यूजेस देम। मतलब MS धोनी को आदत इस टाइप के बिट्स एंड पीसेस प्लेयर जो टर्न करे, ये करे, उनको इस्तेमाल करके लिटरली चौखोड़ देने की आदत है उसको। ये उसका ब्रेन चाइल्ड या उसका टेक्निकल जीनियस है। ये गायकवाड़ का टेक्निकल जीनियस नहीं है। मेरा ये बहुत क्लियरली मानना था कि अगर धोनी रिटायर हो रहा था तो धोनी को पिछले साल ही अनाउंस करके उसको गायकवाड़ को बता देना चाहिए था। अब इसकी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे को याद है जब गायकवाड़ कैप्टन बना तब ये बोला जा रहा था कि गायकवाड़ को पता नहीं कुछ 1-2 हफ्ता पहले अनाउंस किया, ऐसे कुछ बात चल रही थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गायकवाड़ की स्टाइल से ये पूरी टीम को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, वरना मोइन अली जैसे प्लेयर अनयूज जाते ही नहीं, अंडर यूज जाते ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थी कि इस बार चेपॉक पे फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेट लिए हैं सीएसके के लिए कंपेयर टू स्पिनर्स। तो ये बहुत ही अन सीएसके टाइप बिहेवियर है। दैट प्रूव्स एवरीथिंग। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर है ना, मुझे लग रहा है इस बार बहुत ज़्यादा MS धोनी के माइंडसेट के हिसाब से, उसके क्रिकेटिंग टैक्टिक्स के हिसाब से टीम कंस्ट्रक्टेड थी। और उसके बाद जैसे ही गायकवाड़ पे गई, गायकवाड़ वाज वेरी, क्या करूँ उस चीज़ के साथ। देश पांडे, मुस्ताफिजुर देश पांडे, सिमरजीत टाइप के बॉलर्स को इस्तेमाल कैसे करना है, धोनी इज अ मास्टर माइंड ऑफ इट। अब हर कोई उस तरीके से नहीं हो सकता है। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर गायकवाड़ के हिसाब से टीम बननी चाहिए। बट कमिंग टू द नेक्स्ट टीम, दिल्ली कैपिटल्स। भाई सीजन आफ्टर सीजन ये लोग खराब करते हैं। हम कभी बीच में क्वालिफायर्स में भी गए हैं। क्या कहना है यार ब्रो, मेरे को ये टीम इकलौती ऐसी ना, दिल्ली कैपिटल्स में तेरे को बता रहा हूँ, इकलौती ऐसी टीम है जब से इम्पैक्ट सब आया तब भी इनकी बैटिंग नंबर 6 पे खत्म कैसे हो जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये लोग कैसे, ना इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग लगती है ना बैटिंग बहुत स्ट्रांग लगती है, कैसे हो रहा है ब्रो। मुझे सबसे खराब चीज दिल्ली की इस बार ये लगी कि दिल्ली के पास कोई एक अच्छा फॉरेन बॉलर ही नहीं था। दिल्ली के पास जो भी एक ऐसा टाइम था कि 4 फॉरेन बैट्समैन खेल रहे थे दिल्ली के लिए, तो कहीं ना कहीं ये टीम को बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल बना दे रहा था। जबकि तुझे एक स्टैट से ये पता चलेगा कि दिल्ली की टीम से डेविड वार्नर खेले, शे होप खेले, मिचेल मार्श खेले, ठीक है, गुलबुद्दीन नईब खेले, उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रिस्टन स्टब्स, जैक फ्रेजर मैकर, ठीक है, लेकिन दिल्ली के टॉप 5 बैट्समैन में अभी भी 3 इंडियन है और टॉप 5 विकेट टेकर्स में सारे के सारे इंडियन है। तो टीम का जो फॉरेन एलिमेंट था, जो फॉरेन पावर टीम को चाहिए थी, वो टीम कहीं ना कहीं प्रोवाइड ही नहीं कर पाई। और टीम सिलेक्शंस में भी हियर एंड देयर चॉपिंग बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली का ना बहुत हद तक पंजाब जैसे सीन है, उनको पता नहीं कि वो लोग किस टाइप की टीम है। वो लोग बैटिंग हैवी टीम है, वो लोग बॉलिंग हैवी टीम है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने 50 बार बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिकी पॉन्टिंग साला मेरे को लग रहा है ना ऑस्ट्रेलिया का एजेंट है। मैं मान ही नहीं सकता कि रिकी पॉन्टिंग और
गांगुली जैसे 2 बंदे उतारे और इस टाइप की 11 जा रही ब्रो। कभी वो क्या नाम है उस बंदे का, इंडियन है जो लेफ्टी है शायद कीपिंग कर, पोरेल। वो पोरेल किस मैचेस ऊपर आ रहा है, कभी वो नीचे आ रहा है। ऋषभ पंत वाज ऐसा था ना। मेरे पर ये क्वेश्चन है कि सुमित कुमार किस रोल पे खेले, मतलब क्या रोल था सुमित कुमार का? भाई वो लोग शाही होप के साथ क्लियर नहीं थे, वो लोग अभिषेक पोरेल के साथ क्लियर नहीं थे कि वो नीचे आएगा ऊपर आएगा। खाली पूरे सीजन में एक चीज उनके साथ अच्छी हुई है, वो जेक फ्रेजर मकगफ, और कहीं ना कहीं नीचे आ गया राशिक सलामदार ने कुछ, राशिक और खलील अहमद ने कुछ फेजेस में अच्छा किया है। खलील अहमद वाज देयर, ट्रिस्टन स्टब्स ऑब्वियसली उसको कैसे बोल सकते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स वाज द ओनली गुड थिंग अबाउट दिल्ली। मेरे को लगता है दिल्ली को प्रॉपर ओवरऑल की जरूरत है, और मैं इतना इंप्रेस नहीं हूँ ऋषभ पंत की कैप्टनसी से भी, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा। मैंने कंटिन्यू देख रहा हूँ दिल्ली को, काफी टाइम से देख रहा हूँ, मैं इतना इंप्रेस नहीं हूँ। मुझे लगता है दिल्ली को ना स्पिन हैवी होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिल्ली की पिच सपोर्ट भी करती है, और पता नहीं क्यों वो लोग इतने, पता नहीं यार, आई एम जस्ट परप्लेक्स। मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे कर रहे थे, मतलब एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि चल क्या रहा है इधर। तो दिल्ली मेरे हिसाब से ना टैक्टिकली कहीं ना कहीं डेविड वार्नर से मूव ऑन हो जाना चाहिए अगर दिल्ली रिटेंशन में अगर सोच रहे हैं। मैं अभी भी बताऊं, वो लोग डेविड वार्नर का इससे बेहतर इस्तेमाल कर सकते। डेविड वार्नर जिस तरह से खेला है उतना बेकार प्लेयर है नहीं वो, ये बहुत अभी भी आज के टाइम में भी डेविड वार्नर इतना खराब नहीं है वो, जिस तरह से वो खेला है। आई एम प्रीटी श्योर अभिषेक पोरेल से तो बेटर ही कर लेता हूँ, अभिषेक पोरेल ने भी अच्छा ही किया, लेकिन वो उससे बेटर कर सकता है। तो मेरा वही कहना है, मेरे को लगता है टैक्टिकली दिल्ली कैपिटल्स वेयर वन ऑफ द वर्स्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब ऑक्शन से लेके आखिर तक। 14 पॉइंट थे उनके, फिर भी बड़ी डिप्रेसिंग सी टीम लगती है यार मेरे। हाँ ये तूने एकदम सही वर्ड बोला, डिप्रेसिंग, मतलब ऐसा देख कर लग ही नहीं रहा है कि यार कुछ है, वो बात एकदम सही बोली, डिप्रेसिंग सी टीम है। और बॉलिंग तो उनकी बहुत खराब रही, मतलब ईशांत शर्मा उसके लिए कंटिन्यू अच्छा बॉलिंग करा, तो क्या। सो दिल्ली टू भाई अनदर डिप्रेसिंग टीम में जाते हैं, बट सॉरी, तो भाई दिल्ली टू अनदर टीम में जाते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स ब्रो। कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे थे, मेरे तो टॉप 4 में आ रहे थे, एंड सडनली भाई मुंह के औंधे बल गिरे। मेरे को लगता है वन ऑफ दी वर्स्ट डिफीट्स इन आईपीएल हिस्ट्री इनके साथ हुई थी, जहां 170 का टारगेट एसआरएच ने कुछ 10 ओवर में चेज कर लिया था। क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स? लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बॉलिंग थी वो लखनऊ को इस बार का सीजन डुबा गई। अगर किसी को मैं ये बोलूं कि लखनऊ के पास सिर्फ 2 ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 10 के ऊपर विकेट लिए, ठीक है, सिर्फ 2, उसमें से यश ठाकुर एक है जिनने 11 विकेट लिए, और एक थे नवीन उलक जिनने 14 विकेट लिए। तो ये सम अप कर दे रहा है कि आपकी बॉलिंग कितनी खराब गई। कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई का खराब फॉर्म, मोहसिन खान का ना चल पाना, मयंक यादव का इंजर्ड हो जाना, बहुत सारी दिक्कतें थी बॉलिंग में उनके पास। बैटिंग 2 उनकी बहुत अच्छी रही, ठीक है, वो लोग बैटिंग से ही अपनी मैच जीतते हैं। बैटिंग में उनके पास सारे, मतलब जो उनके 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वही उनके 3 टॉप स्कोरर थे, केएल राहुल, निकोलस पूरन और मार्कस स्टॉइनिस। लेकिन बॉलिंग ने दिल्ली को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। मैं एक चीज़ बहुत हाईलाइट करना, रवि बिश्नोई का तो बहुत खराब सीजन गया, कृणाल पंड्या को भी लोग ने अच्छे से संभाल लिया, एम सिद्धार्थ जैसे प्लेयर को वो लोग ने इतना अच्छे से संभाल लिया। बॉलिंग तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं एक प्लेयर को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्विंटन डिकॉक। जब से उसने इंटरनेशनल लेवल से रिटायरमेंट ली है, खाली T20 खेलने वाला है, आस पास भी नहीं है वो, लिटरली अपनी। क्विंटन डिकॉक का वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स है पावर प्ले में, और बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा सैंपल है। इमेजिन कर क्विंटन डिकॉक का वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स है। और दूसरा एक और चीज बता, मार्कस स्टॉइनिस वाज इनकंसिस्टेंट एज फक, हद से ज्यादा इनकंसिस्टेंट था ब्रो। एक पॉइंट के बाद जस्टिन लैंगर्स को कंटिन्यू तीसरे चौथे पे भेज रहा था, बट उसने उस लेवल पे डिलीवर नहीं किया। मार्कस स्टॉइनिस, मुझे लगता है जो इनके साथ अच्छी चीज़ हुई है वो बस ये हुई है कि कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि मोहसिन खान रिलायबल है, ठीक है, यश ठाकुर रिलायबल है, तो एक इंडियन 2 फास्ट बॉलर्स मिल गए, अरशद खान इनको मिल गया जो पता है कि हाँ बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है। तो इनके लिए इंडियन साइड ऑफ थिंग्स पे बहुत पॉजिटिव्स है मयंक यादव। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना है कि फ्यूचर ऑप्शंस में ये कैसे उतरते हैं, कि स्कोर को रिटेन करते हैं। पता नहीं कुछ मैचेस में लोग ने ना वो एस्टन टर्नर जैसे प्लेयर को भी खिलाया, व्हिच आई वाज वेरी शॉक। काइल मायर्स जैसे बंदे को एक मैच नहीं दिया, आई वाज वेरी शॉक। और थोड़ा सा केएल राहुल को अपनी इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी। पर ठीक है यार, ओवरऑल लखनऊ वाज, मेरे को लगता है एकदम लास्ट फेज में एकदम उनके बल गिर गए वो लोग। बट वन टीम टू अनदर, गुजरात टाइटंस ब्रो। हम दोनों गुजरात के हैं, अहमदाबाद से हैं, लेकिन आईपीएल तब से देख रहे हैं जब से गुजरात टीम भी नहीं थी, तो अलग अलग टीम को सपोर्ट करते हैं। गुजरात की बात मैं कह दे रहा हूँ, जब से ये टीम बनी थी तब से मुझे लग रहा था इनका कुछ नहीं हो सकता, और वो लोग बैक टू बैक 2 सीजन, एक बार तो जीत गए, अगले सीजन लिटरली लास्ट बॉल पे आ रहे हैं। एक चीज मैं गुजरात की बोलूंगा, वो एक्चुअली में बताती है कि क्रिकेट इतना ब्यूटीफुल गेम है ना, देयर इज नो सेट फॉर्मूला कि तुम क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कैसे जीत सकते हो।
तुम्हारे एक अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, तुम उसके तरह से जी सकते हो। गुजरात टाइटंस वाज वन ऑफ देम। तेरे को क्या लगता है गुजरात के लिए क्या खराब हुआ इस साल? गुजरात के लिए पिछले 2 सीजन में जो चीज़ अच्छी हो रही थी वही उनके लिए ख़राब हुई इस बार, कि वो हियर एंड देयर से मैच जीत जा रहे थे। कभी राशिद खान बैटिंग से मैच जिता दे रहा है, कभी राहुल तेवतिया जिता दे रहा है, कभी मिलर जिता दे रहा है। लेकिन इस बार इनके जो फिनिशिंग ट्रियो था वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इनके लिए थोड़ी सी ये भी दिक्कत थी कि रिद्धिमान साहा, अब रिद्धिमान साहा का मुझे लगता है एक डेड एंड आ चुका है कि अब रिद्धिमान साहा का पूरा हो चुका है टाइम। तो रिद्धिमान साहा को इतने मौके देने के बाद भी वो कहीं ना कहीं हमेशा ही ओपनिंग में फेल होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको अब एक ओपनिंग पार्टनर ढूंढना चाहिए शुभमन गिल के लिए। ठीक है कि शुभमन गिल अच्छा खेल रहा है, साई सुदर्शन को तुम ठीक है, साई सुदर्शन थोड़ा सा और तेज खेल सकते हैं, लेकिन अब मुझे एक चीज़ जो इनके अंदर अच्छी लगी, जो इन्होंने लास्ट में शाहरुख खान को एक लंबा रोप दिया कि भाई हाँ शाहरुख खान अच्छा खेल रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज़ जो देखनी है फ्यूचर में कि ये लोग नूर अहमद को रिटेन करते हैं कि नहीं। लो दैट मैं काट दूंगा। अब मुझे जो लगता है ना गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी गलती हुई, मेरे को लग रहा है वो लोग टैक्टिकली बहुत वीक थे इस बार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शुभमन गिल के साथ एक अटैकिंग प्लेयर चाहिए जो पावर प्ले में खेले, वो नहीं था। शुभमन गिल इज नॉट वेंकटेश टाइप ऑफ प्लेयर जो आएगा और मारना चालू करेगा, वो नहीं था। मिडल में जब हार्दिक पांड्या गया, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है। हार्दिक पांड्या और शमी अहमद का, मोहम्मद शमी का जाना बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने ही खराब हो जाओगे सडनली। तुमने अजमतुल्लाह उमरजाई था, तुम्हारे पास केन विलियमसन था, तुम क्लियर नहीं थे इन दोनों के साथ करना क्या। तुमको केन विलियमसन खिलाना है या अजमतुल्लाह उमरजाई खिलाना है, और अजमतुल्लाह ने भी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट परफॉर्म नहीं किया। बॉलिंग में कम आते हैं, साई किशोर जैसे बंदे को इन लोगों ने चांस ही नहीं दिया, जबकि जो लिमिटेड चांस मिले उसमें उतना खराब नहीं किया। एक मैच मेरे को अभी भी याद है, चेन्नई के सामने मैच था, पूरे मैच में साई किशोर को ओवर नहीं दिया, लास्ट सेकंड थर्ड ओवर दिया, वो भी शिवम दुबे के सामने। किसका आइडिया था वो, किसका आइडिया था? लेकिन और मेरे को लग रहा है और है कि इस साल राशिद खान ने सिर्फ 10 विकेट लिए, सिर्फ 10। अगर कॉन्टेक्स्ट किसी को चाहिए तो हार्दिक पांड्या ने 11 विकेट लिए। हाँ मैं पता एक बात बता दूं, राशिद खान का बहुत खराब सीजन गया। उसके साथ साथ में एक चीज तुम्हें बात करूं, उनके पास एसेट्स थे, इनके पास केन विलियमसन था, इनके पास कार्तिक त्यागी था, इनके पास बंदे थे, और ऑक्शन में भी इनके पास बहुत बड़ा पर्स था। इनके पास फिल सॉल्ट, सरफेन रदरफोर्ड जैसे बहुत सारे ऑप्शंस थे लेने के, इन्होंने ही नहीं लिए। स्पेंसर जॉनसन का जो बैट था वो फेल हो गया। फेल? तुमने उसको गिर के 5-6 मैचेस दिए। तुमने ना जोशुआ लिटल को इतने मैचेस दिए जो पिछले साल काफी कंसिस्टेंट खेला, ना तुमने स्पेंसर जॉनसन को इतने मैचेस दिए। खाली एक अच्छी इस पूरे सीजन में एक अच्छा इनके साथ हुआ है, वो है साई सुदर्शन। बाकी टैक्टिकली मेरे को लगता है ना शुभमन गिल को कैप्टन बनाना भी बहुत वो था। मेरे हिसाब से राशिद खान का बनना बनता है, क्योंकि वो तुम्हारा डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन था, वो अफगानिस्तान का भी कैप्टन है, वो बेसिकली ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। बट ठीक है, तुम्हारा कॉल था शुभमन गिल को बनाना, बट टैक्टिकली बहुत ब्लंडर्स थे। मैं बोलूँगा कि प्रोबेबली दिल्ली, पंजाब और गुजरात वेर वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स। तो भाई वन टीम टू अनदर पंजाब, इसके ऊपर तो लेजिट हमने एक पूरा वीडियो बना दिया है। पंजाब पे जाके बात, तुम जाके प्लीज वो वीडियो ही देख लो, ठीक है, एक किसी बार उस पर व्यूज आ जाएंगे। इसको अपने एकदम समराइज करके मैं बोल देता हूँ, पंजाब, सॉरी जसजीत भाई, लेकिन पंजाब का मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, वो लोग, मेरे को लग रहा है कि वो लोग, उनको आइडिया ही नहीं था कि आईपीएल चालू हो गया। वो लोग से ज्यादा कंफ्यूज्ड टीम कोई नहीं थी। कभी धवन है, कभी जितेश है, कभी सैम करन कैप्टन है, कभी रायली रूसो खेल रहा है, सिकंदर रजा कैसे उस टीम में जगह नहीं बना पा रहा है नहीं पता। वो नथान अली जैसा बॉलर को चांस नहीं मिल रहा है, सैम करन कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है, भाई बहुत बेकार। और मतलब एक चीज़ जो मुझे मेरे लिए पंजाब की तरफ से अच्छी हुई वो ये था कि अर्शदीप सिंह को थोड़ी अच्छी विकेट मिल गई, हर्षल पटेल का सीज़न थोड़ा सा अच्छा चला गया, और तुमको शशांक सिंह जैसे और आशुतोष शर्मा जैसे एक अननोन खिलाड़ियों का बारे में पता चला। कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए तो प्रम सिमरन का भी सीज़न ठीक ही गया है, ऐसे कोई इतना भी कुछ ख़राब नहीं गया, लेकिन वो इससे बेटर कर सकता। मेरा पूरा पॉइंट ये है ना, टेक्निकली इनके पास एसेट्स थे कंपेयर टू गुजरात, इनके पास एसेट्स थे पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, वो मेरा पॉइंट। दिल्ली और गुजरात के पास एसेट्स ही नहीं है ब्रो, वो लोग क्या ही कर लेंगे, उनके पास बंदे ही नहीं है। वो लोग ने ऑप्शन भी काम करे, पंजाब ने ऑप्शन में इतना खराब काम नहीं किया, टीम बढ़िया बनाई है। लेकिन वही है ना, जैसे लियाम लिविंगस्टोन, रबाड़ा जैसे बड़े नामों का फेलियर, इनकंसिस्टेंट बैरिस्टो, उनका पता है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी जाता है कि तुमने ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट कैसा रखा। यही रबाड़ा और तू लिविंगस्टोन को देख लेना इंग्लैंड और क्या कहते हैं अफ्रीका के लिए कैसा करेंगे, और लोग बोलेंगे कि आईपीएल में सीरियस वो लोग बहुत हैं।
किसी को पसंद नहीं है कि ये ना करोड़ों लोगों के सामने मजाक बनना। बैकबोन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को लग रहा है पंजाब इज द वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। पंजाब से घटिया कोई टीम नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टफ। बट भाई घटिया मैनेजमेंट से याद है मुंबई इंडियंस, ठीक है भाई, एक चीज मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुंबई इंडियंस की जो टीम थी इस साल की, सिर्फ एक ही चीज ये लोग को हरा सकती थी, वो है मुंबई इंडियंस खुद, और वही हुआ है। स्टार्ट से लेके एंड तक बैकअप भी तो देख ले, कुछ समझ नहीं आएगा कि ये लोग हारे कैसे। एक चीज की प्रॉब्लम होती थी, हार्दिक पांड्या उनके पास नहीं था लास्ट सीजन। हार्दिक पांड्या आ गया, जसप्रीत बुमराह का स्टेलर सीजन है ब्रो, वो बंदा गॉड लेवल पे ऑपरेट किया। मतलब मुंबई के लिए मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मतलब उनके सीज़न में जो खराब हो सकता था वो सब खराब हुआ। उनके सीज़न का स्टार्ट खराब हुआ, सीज़न का एंड खराब हुआ, सीज़न बीच में कभी पिक ही नहीं कर पाया, जो कि मुंबई से जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि मुंबई पिक कर लेगा। पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अब जो मुंबई का जो आगे का जो पाथ होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मुंबई आगे कैसे इस चीज़ों से डील करेगा। एक चीज़ जो मैंने सोची नहीं थी वो हुई है इस बार कि मुंबई के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे रोहित शर्मा। मतलब ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। बुमराह का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर का परफॉर्मेंस ठीक रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या एज अ बैटर के परफॉर्मेंस थोड़ा सा डामाडोल रहा। और मुंबई को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या टीम डेविड उतने वर्दी है जितना डिपेंडेंस उन पे दिया जा रहा है, जितने महंगे में उनको खरीदा गया था। मैं एक ही चीज़ हाईलाइट करूंगा, इनके पास भाई सारे प्रकार के एसेट्स है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट इज दी ओनली रीजन जिसके कारण ऐसा हुआ है। हार्दिक पांड्या कोई घटिया प्लेयर है नहीं या कोई घटिया कैप्टन है नहीं। देयर इज नो रीजन कि मूवमेंट्स ना खराब किए। मेरे को लग रहा है ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का रिफ्ट बहुत क्लियर था। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरा सीजन हो गया, हार्दिक पांड्या वाज गेटिंग बुलीड मैच आफ्टर मैच और रोहित शर्मा ने एक भी बार स्टैंड नहीं लिया। मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने कोई एक वीडियो डाल दिया, उसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट डाल दिया था रोहित शर्मा ने, जिसका रिवर्ट भी स्टार स्पोर्ट्स ने कर दिया। लेकिन लिटरली एक बार भी रोहित शर्मा ने ये नहीं बोला कि भाई बस कर, मेरा कैप्टन है, मेरे साथ रहा है, तो उसको किस तरह से बुली मत करो। लिटरली बुली हो रहा था। और ड्रेसिंग उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हम दोनों हार्दिक पांड्या के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो खुल के बोलता हूँ कि हार्दिक पांड्या का बहुत खराब सीजन रहा है, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या अच्छा कैप्टन नहीं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि हार्दिक पांड्या पिछले 3 सीजन का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। अभी कंसिडरिंग दिस सीजन वो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है पिछले 3 सीजन से। आपको नहीं भरोसा है मुझ पे तो जाके रिकॉर्ड देख लेना। और ये सीजन चलो बॉटम पे रहे, उसके पिछले सीजन रनर अप रहे, लास्ट बॉल पे हारे, उसके पिछले सीजन चैंपियन रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो घूमते फिरते उसको चलते बस ऐसे ही कैप्टन बना दिया कि भाई यहाँ तेरे नाम की चीट उछली और तू कैप्टन, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ था। वो डिजर्विंग मतलब कैंडिडेट है वो कैप्टन के लिए। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसके टीम ने ही परफॉर्म नहीं किया, टीम को या तो टीम कोहेसिवली एकदम परफॉर्म करती, प्रेशर सिचुएशन में लोग स्टैंड लेते। ईशान किशन का फॉर्म खराब चल रहा है, ईशान किशन भाई सीजन आफ्टर सीजन उसका अभी तक उस लेवल का सीजन ही नहीं गया कि या तो वो बहुत वो 16 करोड़ मतलब जिस प्लेयर को तुमने दिए हैं, विकेट कीपर बैट्समैन ओपनिंग कर रहा है तुम्हारे लिए, तो तुम क्या जस्टिफाई कैसे करोगे ईशान किशन का सीजन अच्छा गया? ठीक है, तुम्हारे पास 2 बॉलर हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास 2 ही बॉलर हैं, पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह। उसके बाद जो भी आ रहा है वो चिप एंड चॉप, कभी वो खेल रहा है साउथ अफ्रीका से आया। इन आइडल वर्ल्ड पीयूष चावला 4 साल पहले रिटायर हो गया होता, ठीक है। बट आज भी पीयूष चावला उतना ज्यादा उनके लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि पीयूष चावला शायद उनकी बॉलिंग का वीक लिंक होना चाहिए था। वो उनका वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक था मेरे हिसाब से ना। जो ड्रेसिंग रूम रिफ्ट है ना, वो टैक्टिकली ब्लंडर्स बहुत ज्यादा कर दिए कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे मैचेस में सिर्फ 3 फॉरेनर के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद नामी जैसा प्लेयर नहीं खेल रहा है, तुषारा ने बहुत सारे मैचेस नहीं खेले। हार्दिक पांड्या का एकदम ट्रेंड रहा है, एकदम डिजास्टर सीजन। रफी को तुमने यूज नहीं किया, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन जो है, जो अगर कोई आंसर कर सके बहुत डाई हार्ट MI फैन, कि आकाश मधवाल इस साल 5 मैच क्यों खेला, सिर्फ और सिर्फ 5 मैच क्यों खेला, मेरे को ये नहीं पता चला। कि भाई जिसका सीजन पिछली बार इतना अच्छा गया था तुम उसको खिलाते। पर यार वही है कि अब तो मैं तो यही बोलूंगा, मेरे हिसाब से ना मैनेजमेंट को बहुत क्लियर सॉर्ट करना है। वो लोग को रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को एक कमरे में बंद कर दिया, जो भी डिस्कस करना है करो, वरना एक दोनों में से एक को टीम से निकाल दो।
कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो भी तुम्हारे टॉप 3-4 सीनियर हैं उसके बीच में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, वरना देयर इज नो वे कि ये टीम नंबर 10 टॉप 4 में आ जाए, 5-6 पे आके नंबर 10th पे। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसा लोगों को लगता है कि अरे भाई बहुत खराब सीजन हमारा इस बार गया, इस बार वैसे तो तुम्हारा पिछला 3 सीजन खराब ही गए हैं, ऐसे कोई बहुत अच्छा नहीं किया है तुमने, लेकिन ठीक है इस बार तुम बॉटम ऑफ द टेबल रहे तो वो थोड़ा सा ज्यादा लाइमलाइट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देख एमआई कमबैक बहुत स्ट्रांगली कर लेगा, क्योंकि एमआई के साथ ये चीज़ रही है कि बॉटम में रहना, फिर अगले साल चैंपियन बन जाना, फिर अगले साल बॉटम में रहना। थोड़ी एमआई एज अ टीम बहुत इनकन्सिस्टेंट है, पर ठीक है एमआई कर लेगी भाई अब। और एक चीज एमआई के साथ हमेशा कंसिस्टेंट रहती है भाई कि कहीं ना कहीं से अर्जुन तेंदुलकर को एक मैच तो मिल जाता है भाई। मैं अर्जुन तेंदुलकर की बात में एक बात बोलूं, मेरे को लग रहा है यार इस पे थोड़ा काम करूँ ना, वो भी एक रेयर कॉमोडिटी तो है यार, लेकिन ठीक है अभी उसमें ज्यादा तो बोल नहीं सकते, बट ठीक है यार मेरे हिसाब से टीम अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो इंटरनल। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, तू ये बता नुवान थुसारा रिटेन हो सकता है कि नहीं करेगी। मतलब अगर मुझे क्या लगता है कि नुवान थुसारा में वो पथिराना लेवल का पोटेंशियल है। पथिराना लेवल भाई, पथिराना व थुसारा लेवल का पोटेंशियल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है, किसी ने भी अगर एलपीएल देखा हो या श्रीलंका का इंटरनेशनल लेवल पे देखा हो ना, थुसारा पथिराना से बहुत आगे है, बहुत अच्छा खेलता है वो, लेकिन वो आईपीएल में आगे क्या किया वो ही नहीं समझ आया मुझे। अगेन जो मैंने पिछले वाले में बोला, मैनेजमेंट सीएसके है ना, पथिराना को पता नहीं धोनी क्या खिलाता है, स्टेरॉइड्स डालता है, मैं कुछ और शब्द यूज करने वाला था बट अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं कैसे खेल रहा है भाई। अगर किसी ने भी श्रीलंका के लिए पथिराना को खेलते हुए देखा, वो लिटरली कभी लायबिलिटी हो जाता है, प्रॉपर लायबिलिटी हो जाता है। वही वनडे मैच में तो पथिराना इज लाइक कि भाई कभी ना कभी ये एक बढ़िया 5 वाइड दे देगा और वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। वो है मेरे हिसाब से थुसारा बहुत अच्छा भाई था। जस्ट भाई मैं कह रहा हूँ ना, एकदम ड्रेसिंग रूम केओटिक था तो ही ये चीज पॉसिबल है, वरना है नहीं। बट भाई सक्सेसफुली फाइनली अपने ने क्या कहते हैं पूरा खत्म किया आईपीएल फाइनली। अभी तो भाई आईपीएल खत्म हुआ, मेरा माथा दर्द हो गया था, 9-10 हफ्ते से चले जा रहा है, मैं थोड़ा थक गया था, बट आमी केकेआर जीत गई, तो सक्सेसफुली खत्म किया फाइनली। अपने इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे, जो एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बट अपने लास्ट टॉपिक्स में आ जाते हैं। अब बात हो रही है क्रिक गॉसिप की। क्रिक गॉसिप में ब्रो सबसे पहला बात है माइकल वॉन। भाई इतना बड़ा लाउड माउथ है ना ये आदमी। माइकल वॉन ने ये बोला है कि पहला मैच वॉश आउट हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट पे अपने आप में 2 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ मैं। तो पहला मैच वॉश आउट हो गया। सेकंड मैच उनका इंग्लैंड बहुत कंफर्टेबली जीत गई, 180 का टारगेट था, जबकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की। तो बेसिकली माइकल वॉन ने ये बोला है कि इंग्लैंड वालों को है ना जॉस बटलर, फिल सॉल्ट और विल जैक्स को आईपीएल के प्लेऑफ खेलने देने चाहिए थे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा स्टेज है, वहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्रेशर है, वहाँ पर ज़्यादा उनका मेंटल प्रिपरेशन और ओवरऑल प्रिपरेशन ज़्यादा होती कंपेयर टू पाकिस्तान की सीरीज या पाकिस्तान के सामने खेलने से। तेरा इस पे क्या है, तेरे 2 सेंस क्या है? भाई मेरे 2 सेंस तो ये है कि वैसे तो माइकल वॉन की ज्यादातर बातों से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन ये बात से मैं एग्री कर जाता हूँ कि ये बात तो माइकल वॉन ने सही बोला भाई, कि अगर वो लोग प्लेऑफ्स खेल लेते ना तो उनका ज्यादा बढ़िया प्रिपरेशन हो जाता। अब अगर तू सोच, और प्लेऑफ्स भी इंटरेस्टिंग हो जाता अगर तू सोच जॉस बटलर होता, ठीक है, विल जैक्स होता, तो क्या ही बढ़िया चीजें होती यार। मतलब आईपीएल में आरसीबी फैंस के पास एक ये भी रेंट नहीं रहता कि हमारा विल जैक्स चला गया था, और आरआर फैंस ये नहीं रोते कि हमारा बटलर चला गया था। मैं ओवरऑल पता है मैं इंग्लैंड का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ, एज ए टीम खेलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पाकिस्तान यार इतनी भी खराब टीम नहीं है, लेकिन माइकल वॉन बड़ा ही वियर्ड आदमी है भाई। उस बंदे का मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो इंडिया के व्यूज के लिए या क्लिक्स के लिए ऐसा कर रहा है, वो ऐसा मेरे को लगता है वो ये चीज़ कर रहा है, वो बंदा ही कुछ ऐसा तो थोड़ा ट्विस्टेड है। बट भाई सबसे बड़ी ट्विस्टिंग न्यूज़ मैं बता रहा हूँ इस साल की, यूएसए ने बांग्लादेश को 2-1 से T20 की सीरीज हरा दी है भाई, बहुत कंफर्टेबली हरा है। मैं ये कहना चाहूंगा ना, देख कि भले अभी थोड़ा सा एब्सर्ड लगेगा, लेकिन कहीं ना मैंने ये चीज सोची थी कि ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएसए की टीम एक कोई कनाडा की टीम है या ओमान की टीम है, ऐसा नहीं है। वो लेजिट ऐसे उन्होंने छोटे छोटे देशों के प्लेयर्स को इकट्ठा किया है जो अच्छा खेलते हैं, जिसमें हाँ हरमीत सिंह, मोनार्क पटेल, ठीक है, उनका जो कैप्टन है भाई वो अली खान, वो बहुत अच्छी टीम है भाई। मैं पता शौक नहीं होगा अगर यूएसए ना कोई टीम को हरा दे इस बार T20 वर्ल्ड कप में, कोई अच्छी खासी टीम को, पाकिस्तान को, आई वोंट बी सरप्राइज।
बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, शाकिब अल हसन ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया। शाकिब अल हसन ने पहले बोला था कि यूएसए जैसी टीम के सामने वर्ल्ड कप के पहले यूएसए टीम जैसी टीम के सामने खेलने से हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। और यूएसए ने भाई तब बहुत गंदी तरह आ रहा है, 2 मैच अगर तुम देखोगे बहुत कंफर्टेबली जीती यूएसए। बट क्रेडिट टू शाकिब, वो मैच हारते ही उसने बोला कि यूएसए से हारने के बाद इससे तुम्हें पता चल रहा है बांग्लादेश क्रिकेट आज एकदम अपने बॉटम में है, और इससे ज़्यादा कुछ इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट दिया रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ खराब हो नहीं सकता। इससे पता चल रहा है कि हमारी क्रिकेट किधर है। तो भाई एक बात तो मैं मानूंगा कि अनलाइक बाबर आजम या अदर्स की देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, डेफिनेटली वी वर 10-20 रन शॉट, ऐसी बातें करने के बाद शाकिब वाज वेरी ब्लंट। और मुझे अच्छा लगा कि उसने एटलीस्ट अपनी एक्सेप्ट किया। बट एक्सेप्ट से याद आया भाई, अफगानिस्तान ने डीजे ब्रावो को बॉलिंग मेंटोर बना लिया ब्रो। ये लोग ने वर्ल्ड कप में उसको बनाया था अजय जडेजा को, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। इनका ऑलरेडी कोच हुआ है ना ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाला जोनाथन ट्रॉट। ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। साथ में एक राजकोट का एक बहुत अच्छा प्लेयर था सौराष्ट्र का, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर उसकी फोटो और डिटेल डाल दूंगा। वो इनका शायद बैटिंग कोच है या बैटिंग मेंटोर रह चुका। उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन बहुत अननोन है वो। उसने बहुत खेला है रणजी लेवल पे और बहुत अच्छा खेला है। तेरा क्या कहना, क्या कहता है इस चीज़ पे? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पिक है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी वीकनेस है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है, और इस चीज़ को ब्रावो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। और सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं, मतलब उनको एक अपलिफ्टमेंट मिल सकता है भाई ब्रावो के उस एक्सपीरियंस से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको एक लॉन्ग रूट का सोचना चाहिए। वैसे तो ब्रावो ऑफकोर्स CSK के साथ जुड़ा हुआ है अलग अलग लीग्स में, तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई ना कोई उनको ऐसा ब्रावो के बाद T20 स्टार ढूंढना चाहिए, एक्स T20 स्टार, जो उनको बॉलिंग में हेल्प कर सके। ठीक है, ये लोग ने काफी टाइम तक एक अच्छा बंदा रखा था, उमर बुल रखा था अपने साथ। ठीक है, उमर बुल रखा था ये लोग ने मेरे हिसाब से। हाँ रखा था मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है। प्लस वेस्ट इंडीज में ही रहा है ब्रावो, तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। और मैं शॉक नहीं होऊंगा कि अफगानिस्तान भी इस वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया करे, क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है ना, मैं स्टैट देख रहा था, यहाँ लगा दूंगा कि इस बार स्पिनिंग होने वाला है। कंडीशन मेरे को लग रहा है स्पिन होगा, मेरे को बहुत ऐसा अंदर से फील आ रहा है। बट भाई आज के लास्ट टॉपिक पे करते हैं। आज का एकदम मैराथन पॉडकास्ट कर लिया अपने। आई होप लोगों को मजा आया हो। पुजारा ने भाई, एवरग्रीन पुजारा ने एक और सेंचुरी मार दी है। मैं छोटा सा उसका वीडियो चला देता हूँ। हम दोनों काफी अच्छे पुजारा के फैंस हैं, एटलीस्ट मैं तो हूँ। तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये भाई बेसिकली पुजारा ने अपनी 65th सेंचुरी लगा दी है। ठीक है, मैंने वॉइस बंद रखा है। 65th फर्स्ट क्लास सेंचुरी to the second day। कोई छोटी बात नहीं है ना भाई। 65 फर्स्ट क्लास सेंचुरी भाई बहुत। और उसमें से तो ये देख कि उसने कितनी सारी अब काउंटी में लगा दी है। ठीक है, हाँ। तो पुजारा भाई कहीं ना कहीं एक इंग्लैंड टूर तो आ रहा है नियर बाय, तो अगर आप उधर ही रह जाओ तो टिकट का खर्चा भी बच जाएगा। भाई पुजारा का पता है एक चीज मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि वो बंदा है ना, बहुत जैसे ओल्ड स्कूल क्लासिक बंदा है। मतलब वो मेहनत क्रिकेट से प्यार करता है। हाँ, मेहनत करता रहता है। हाँ, मेहनत करता रहता है, अपने क्रिकेट से प्यार करता है, अपनी चीज से प्यार करता है, और एकदम लगा हुआ है। और वो एक्चुअली मुझे लग रहा है ना, थोड़े टाइम के बाद वो सर चेतेश्वर पुजारा वाला नाम, मेरे को लग रहा है वो सर के पीछे भाग रहा है। मुझे लगता है उसको कोई ना कोई नाम चाहिए, सर चेतेश्वर पुजारा। एंड ऑनेस्टली डिजर्व करता है। मेरे को लग रहा है चेतेश्वर पुजारा का एंड इंडियन टेस्ट क्रिकेट में उतना सेलिब्रेट नहीं हुआ, स्वीट नहीं हुआ। बट जैसा उसका एंड है ना, उससे बहुत बेहतर प्लेयर था। वो हमेशा से उससे बहुत बेहतर प्लेयर था। पता नहीं है, मतलब मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि क्या चीज़ उसके अगेंस्ट गई, बट वो उससे बहुत बेहतर प्लेयर था। तो भाई आज का अपने ने ऑलमोस्ट अच्छा खासा मैराथन पॉडकास्ट खत्म कर दिया नए सेटअप में। ठीक है, मेरे हिसाब से यहीं पर एंड करते हैं ना। मेरे पास कुछ नवा ऐसे है मत भाई, बहुत गंदा लग रहा है। अरे भाई हाथ से पकड़ा हूँ फोन, वो स्टैंड टूट गया हाथ दर्द कर रहा है, तब से लेफ्ट राइट चेंज कर रहा है। देख रहा है ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ भाई। तू पता है और वियर्ड कर रहा है, हिल रहा है, बोलता है हाथ दर्द कर रहा है, हाथ से पकड़ा है, बहुत ऑकवर्ड हो रहा है ब्रो। बट मेरे हिसाब से यहीं पर पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू भाई, तुम लोग देख रहे हो भाई। लास्ट पॉडकास्ट पे कुछ 800-900 व्यूज आ गए वैसे, मैंने आज देखा। तो थैंक यू भाई, वन ऑफ द मोस्ट वॉच वीडियो था भाई। अब यहाँ पर ठाकुर की हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं बढ़ाते, मेरे को भी अब काफ़ी टाइम हो गया है, पूरा सेटअप हटाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखा। अपने एक बार साइन ऑफ करते हैं, ठीक है।